तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गूज़बम्प नाम की सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको 2 OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला है। आप सभी के लिए एक तरह से अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग एक तरह से तरीके से इसे रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले इसे हुलू पर अवेलेबल कराया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए ये अवेलेबल है हुलू पर। और साथ ही साथ इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिज़नी प्लस ने संभाला है। डिज़नी प्लस ने इसे और भी कई वर्ल्ड वाइड इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है और साथ ही साथ ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल कराया गया है। तो 2 OTT प्लेटफॉर्म पर ये गूज़बम्प सीरीज़ एक तरह से रिलीज़ की गई है। और मैं आपको बता दूँ, ये 1997 की जो सीरीज़ थी गूज़बम्प उस पर ही बेस है। यानी एक तरह से आप उससे रिलेट इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे गूज़बम्प के कैरेक्टरों के बारे में, और 2-3 कैरेक्टर हमने एक तरह से जान लिए थे इनके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ इसी के साथ हम एक जो हमारे कैरेक्टर थे जिनका नाम था, एक तरह से मैंने आपको थोड़ी डिटेल भी बता दी, एनी ये पुंस के बारे में जान रहे थे। एना ये पुंस जहांगा का इनका नाम है। 10 जून 1958 को गोल्विंस एफेल्स में इनका जन्म हुआ। वे अपने माता पिता की पहली पीढ़ी की बेटी हैं और उन्होंने डॉक्सन एंडरसन स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक थिएटर में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। सितंबर 2022 में उन्होंने गूज़बम्प शो में एंस बोल्स के रूप में चुना गया और एबीसी ने उन्हें 2022 में शोबस ने 16 उभरे कलाकारों में से एक के रूप में उभारा। 2019 में वे थिएटर अंडर स्टार्ट शो स्पीइंग एविंग्स 12 दिवसीय में भाग में दिखाई दिए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो गूज़बम्प 2023 से कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं और जोबिन एयरमोन्स के अंदर 9 एपिसोडों के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ गोशिप गर्ल टीफा मैस के रोल्स के अंदर ये देखने को मिले हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। और सेमी ईयर्स में 2021 में देखने को मिली, अवार्ड्स भी इन्होंने कई जीता। इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देखने को मिली। दोस्तों इसी के साथ हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर माइल्स मैकलेंस के बारे में। माइल्स मैकलेंस इनका नाम है। 2 नवंबर 1995 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी ब्लॉगर, अभिनेता और एक वकील भी हैं। मैग्नूस एक ट्रस्ट प्रूस है और 10 लाख से भी अधिक ग्राहकों के साथ, यानी एक तरह से सब्सक्राइबरों के साथ यूट्यूब के सबसे प्रमुख ट्रांसक्रिप्ट्स में से एक है। उनकी वीडियो में हास्य नाटक शामिल हैं और अक्सर उनकी वीडियो हास्य नाटक शामिल में देखने को मिलती है। वह LGBT मुद्दे पर टिप्पणी शामिल है। अपने वीडियो के माध्यम से अमेरिकन्स में अपने बाहर आने वाले अपने संक्रमण का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें हार्मोन रिप्रेट्स थेरेपी शीर्षक सर्जरी प्रभाव भी शामिल है। दोस्तों इसी के साथ इनका जन्म 2 नवंबर 1995 को हुआ। जैसा कि मैंने बताया, 27 साल इनकी उम्र है। अमेरिका में इनका जन्म हुआ। ब्लॉगर, एक अभिनेता भी हैं और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थित मेकस में एक सख्त धार्मिक परिवार में पले बड़े। एक किशोर के रूप में वह ओर्जन कैलिफोर्निया में रहते थे और 2011 में यूट्यूब के लिए एक ब्लूज शो वीडियो बनाना शुरू किया और 2015 में ये उभरते हुए सितारों के रूप में देखने को मिले हैं। मैकस ने संक्रमण के दौरान उन्हें अपने ब्लॉग्स के माध्यम से इसी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें उनकी उपस्थिति में बदलाव और उनके परिवार के साथ संघर्ष शामिल थे। उनकी 2017 शो आई एम ट्रस्ट शीर्षक वाले वीडियो में मैकस ने खुद को गैर ब्रेज बताया और कानूनी समय में अपना नाम बदलने के इरादे की घोषणा की। मैकस ने एफ्टिन्स हार्मोन रिमेट्स थेरेपी के हिस्से के रूप में टेस्टोस लेना शुरू किया और उनके चेहरे और शरीर में सीन मुहासे पर गंभीर मामला विकसित हो गया। उन्होंने अपना चिकित्सा त्वचा इसी का समाधान करने का प्रयास किया और 60 दिनों के लिए एस्पिरिन दवाइयाँ खाई। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में, ये यूट्यूब के अंदर मुख्य रूप से माइक्रोस्कोट के साथ ब्लॉगिंग करते थे और साथ ही साथ मैग्नस ने नेटवर्क फ्लू स्किन के माध्यम से साझेदारी की
और एक लघु फोडियस के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिले। और साथ ही साथ 2017 में यूनाइटेड टेलीस एजेंसी के साथ साक्षात्कार करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। 10वें शोट अवार्ड्स में और मैग्नस में सर्वश्रेष्ठ LGTV अकाउंट्स का पुस्तक थे। और एक बाहरी ट्रस्ट व्यक्ति के रूप में मैग्नस अक्सर उत्पीड़ना अभिनयों का एक तरह से निशान बनाती हैं। 2018 में रेफरन और डिसन में एक विवादास्पद ब्राउन्स यूनिवर्सिटी अध्ययन के बाद मैग्नस ने उन्हें डिजिटल प्रभावशाली होने में शामिल थे। साथ ही साथ विडोंग्स 2019 के दौरान मैग्लूस LGBT संग्रहण में एक पैनल्स का हिस्सा थी और जागरूकता थी। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी के कारण विडोंस 2000 के रद्द होने के बाद मैकल्स विडोंस नाउंस के साथ एलेंस मिलियंस के साथ वर्चुअल पेंस में भाग लेने के लिए सहमत हुए और कमिंग आउट के माध्यम में माइकन्स की किताब आउट और हाउ टू बी योर ऑर्थन सेल्स और मई 2020 में प्रकाशित हुई और 6 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल कमिंग आउट में डे पर देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 12 अक्टूबर 2020 को मैकस ने स्पॉटिफाई पर अपना पहला सिंगल ब्राउज और रिलीज़ किया। दोस्तों ये ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं 2018 में। एक तरह से नाइट सिटी 2018 में, नॉर्थ क्रिस 2020 में और रॉन्ग टेंस के अंदर कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है 2023 के बाद। तो इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हैं। अब जानेंगे जेक मॉरियस के बारे में। जेक मॉरियस जिनका नाम तो एक तरह से मैंने आपको फुल बता ही दिया है। 2 अक्टूबर 1958 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है जिन्हें BBC शो ओपन इंस्टीट्यूट में किंग्स बैंक्स की भूमिका के लिए निभाने के लिए जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1988 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 28 साल इनकी उम्र है। ब्रैडब्रूड एक्सेस इंग्लैंड में हुआ एक अभिनेता हैं और 2007 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। मूल रूप से ब्रैडवुड और एक्सेस के रहने वाले मॉरिसन बड़े होकर अभिनेता बनना चाहते थे। 6 साल की उम्र में एक स्थानीय प्रोडक्शन। साथ ही साथ इनके बारे में मैंने आपको जैसा कि सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है, तो आप भी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें। दोस्तों इसी के साथ मौरी ने अपने पेशावे अभिनय की शुरुआत 9 साल की उम्र में की, जब वह एक तरह से म्यूजिशियन बनना चाहते थे। जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्नोलॉजी ड्रेस में दिखाई दिए। वह नाटक कैट ऑन द हॉट टिन्स रूप में ऑर्वंस के स्टेज के साथ में देखने को मिले और साथ ही साथ इसी के साथ अपनी ऑन स्क्रीन शुरुआत की। एक साल बाद उन्होंने BBC लघु श्रृंखला वन नाइट में नाइट्स की भूमिका निभाई। वे कई विज्ञापनों में भी नजर आ चुके हैं। 2017 में लॉस की BBC रॉफ ओशन इंस्टीट्यूट और बीगम वेंस में रूप में चुने गए। उन्होंने मार्च 2022 में 5 साल एक तरह से श्रृंखला को छोड़ दी और मॉरिस विल्स के साथ में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत गजब देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ ही आपको मुख्य रूप से देखने को मिले और साथ ही साथ इसी के साथ 2017 के अंदर ये इमोशंस और BBC रॉफ इंस्टीट्यूट के अंदर आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत बढ़िया रही और साथ ही साथ बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और साथ ही साथ मार्च 2022 में 5 साल बाद श्रृंखला छोड़ दी। साथ ही साथ इसी के साथ 13 अक्टूबर को 2023 को शुरू हुई। फिल्मोग्राफी ऑटो पायलट 2009 में और 2011 में N6 में 2 एपिसोड में और द नाइट्स 2012 में और साथ ही साथ ज़रूरतमंद बच्चे 2017 में। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ रोंगस्टन और जॉन डी को रेज के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिले। कई जगह इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। और अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो ब्रिटेन स्पीच अवार्ड, साथ ही साथ ब्लैक इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स और IRF UK अवार्ड, साथ ही साथ डिजिटल स्पिरिट अवार्ड्स भी इन्होंने अपने नाम किया है। साथ ही साथ 24वें राष्ट्रीय टेलीविज़न पुरस्कार और TV चॉइस अवार्ड्स और साथ ही साथ इसी के साथ DG स्पाई अवार्ड्स भी अपने नाम किया है। और साथ ही साथ इनसाइड्स ऑफ अवार्ड भी मुख्य रूप से ये एक तरह से लेते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता ही दी हैं। अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर जिनका नाम है एक तरह से ईशा बोर्निस। जी हाँ दोस्तों, इन्हें एक तरह से ईशा ब्रिनोस यानी कि इन्हें ईशा बेल्स केमलिस बोर्निस के नाम से जाना जाता है।
17 जनवरी 1999 को उनका जन्म हुआ था। एक अंग्रेजन अभिनेत्री हैं, गायिका, सिंगर हैं और संगीतकार हैं और साथ ही साथ CBS ऑन एक्सेस, बाद में पैरामाउंट श्रृंखला स्टार ट्रेक पिकाउंट्स 2020 में अपनी अंतिम भूमिकाओं के लिए प्रमुखता से उभरी, जिसमें सुजिन डेस की एक स्टैड बेटी भी शामिल है। साथ ही साथ ईशा वेल्स के मिस बॉन्स 17 जनवरी 1999 को इनका जन्म हुआ। 24 साल इनकी उम्र है। लंदन, न्यूयॉर्क में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अमेरिकन है, एक अभिनेता है और सिंगर है। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष 2008 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से काम करते हुए देखने को नजर आई है। साथ ही साथ इसी के साथ ईशन बेस ने 3 साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर में मॉडल्स के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2008 में फीचर फिल्म स्टेज प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया और उन्होंने 2018 में लॉस एंजल्स के नेटव्यूज के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले और साथ ही साथ इसी के साथ अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किया। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो हुलो और डिज्नी प्लस पर ये अवेलेबल है और धीरे धीरे कर वीकली वाइज इसके एपिसोड रिलीज़ किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस को देखने को मिली हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल और स्टोरी क्या आपको ये देखने को मिली उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आप दोस्तों नीचे कमेंट में जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और उस 20 एल्टोन आवाज़ के रूप में प्रस्तुति वर्जित की। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल बताने वाला हूँ। स्टार ट्रेक पिकार्ड में कई अभिनय प्रदर्शनों के अलावा ब्रियोस ने सीजन में एक समापन के रूप में विस्टोन ब्रो और साथ ही साथ नई उपलब्धियों में अपना काम और कंटिन्यू रखा। ईशान ब्रियोस का जन्म लंदन, इंग्लैंड में जोन्स ब्रियोस के मैगोस ब्रियोस के घर पर हुआ। उनका एक छोटा भाई टियोल है। उनके परिवार के सभी सदस्य म्यूजिशियन हैं। साथ ही साथ थिएटर में भी ये सारे काम करते हैं। वे अपने पिता की ओर से फ्लिनोस और अपनी माँ की ओर से विड्स आयरन्स के हैं। उनके माता पिता मिस साइग्रोस के ऑडिशन के दौरान स्टार में शामिल थे। जब भी उनका जन्म हुआ तो उनके एक तरह से पिता वेस्टर्न्स के थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एंड थिएटर प्रदर्शन बाद में रखते हुए नजर आया है। साथ ही साथ एक साथ 10 महीने के भीतर उस परिवार के बीच में मुख्य रूप से लंदन में देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बताई दी है और इनके माता पिता मिक्स जूनियर्स ऑडिशन के दौरान थिएटर में के साथ मौजूद थे। 2020 में बियॉन्स और लॉस एंजल्स में रहते हैं और अप्रैल 2020 में बियॉन्स अपने स्टार ट्रेक पिकार्ड्स के सहपाठियों के साथ शामिल हुए, जिनमें जॉनसन फॉक्स, जेरी रैनसम, ब्रेड स्पाइन भी शामिल हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी से प्रभावित दर्शकों की आशा का एक वीडियो देश किया। उसी वर्ष जुलाई में बियॉन्स ने कॉमिक्स कॉन और होम के लिए एक स्टार ट्रेक यूनिवर्स फ्रेंचाइजी इवेंट्स में भाग लिया हुआ वेंचर्स इवेंट, जिसमें 2020 में सैम डियंस कॉमिक्स जोन्स की जगह ले ली। 2021 में उन्होंने एशियन अमेरिका के खिलाफ घृणा अपराधियों को संबोधित करने वाली एक वीडियो अभिनय में भाग लिया। फिल्मोग्राफी के अंदर भी आपको देखने को मिले 2008 में ब्राउन सूप चीज के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ टेकर्स 2010 में और लोनी बॉयज 2013 में, साथ ही साथ द एस्टन ऑफ द गेंस 2018 में। साथ ही साथ इसी के साथ स्टार ट्रेक प्रिक्ट 2020 से 22 में और द रेडी रूम्स 2020 में और गोसिप एक तरह से गूस बम्प्स में भी, गोसिप बूम्स में भी आपको दोनों सीरीजों में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। इन सभी के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है और अब हमारी अगली कैरेक्टर है जिनका नाम है रुशून हैडजिस। जी हाँ दोस्तों, रसूल एलन हेल्सिंस के नाम से इन्हें जाना जाता है और 12 जनवरी 1958 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री और एक कॉमेडियन है। वह अपनी कई अभिनय भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, जैसे कि लूफियर्स में डॉक्टर लेडी मार्टिन्स की भूमिका और डायरन ऑफ द एवरेस्ट किड्स में फिल्म श्रृंखला में उनकी भूमिकाओं और कई टीवी शो में अत्यंत कलाकार में रूप में देखने को मिली। राचेल लेनस हेरियंस 12 जनवरी 1958 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन इसी के साथ 55 साल इनकी उम्र है। वियत ऑर्वेंस यूएसए में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ राचेल हेशियन इनका दूसरा नाम है और एक तरह से एक एक्ट्रेस है और एक कॉमेडियन भी है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ओल्ड एक तरह से एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं और साथ ही साथ 1992 में इनका एक तरह से इस इंडस्ट्री में कमिंग हुआ।
और एडम पॉल्स इनके एक तरह से हस्बैंड है 2003 से लेके 2008 के बीच में। और इसी के बाद क्रियंस हैब्रेट 2015 में इन्होंने इनसे शादी की और 2019 में तलाक ले लिया। और इसी के साथ दोस्तों आप भी जाकर इन्हें डेट कर सकते हो, बहुत गजब दिखती है। साथ ही साथ हेनर्स ने लॉस एंजलिस इम्प्रोव्ड कॉमेडी मेलियस द और इसी के साथ ब्राउन्स के साथ भी प्रदर्शन करते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने इसी के साथ ब्राउनी स्कूल में पढ़ाई की और ऑब्रोड उन्होंने लव ऑफ द ब्राइट ओवंस में प्रदर्शन किया। उन्होंने 1983 में सिगवेंट डीएस पर टेलीविजन पर शुरुआत की और 1997 में एक स्टोन बेग बोएंस में एक उपस्थिति के बाद हेशन ने डेब्यू और मिस्टिस में एक आवर्ती भूमिका निभाई। उन्हें टेलीविज़न क्रेडिट्स में डेली शोज के 2002 से 2003 के सीजन में संवाददायक के रूप में कार्यालय और साथ ही साथ द सीरियन सीरीज प्रोग्राम में 1993 में अंतिम भूमिका शामिल थी। साथ ही साथ नवंबर 2008 में डेस्टन हाउसेंस और हेरियंस क्रेड शॉट और क्रिस्टियन लेंस में निजी मेकअप्स आर्टिस्ट की सहायक भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ हैनिस ने 2004 में स्मोकिंग्स गन्स टीवी की मेज़बानी की और आई लव्स एक तरह से 80s और आई लव्स 19s में बेस्ड वीक्स और साथ ही साथ परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत गजब की। एमएस एक रिश्ते मालिक और साथ ही साथ बिली प्रेजेंट सहपाठी माँ के रूप में अंतिम भूमिका में देखने को मिले। मार्च 2014 में हैरिस ने किसी मैनियस के साथ बात की और एल्बिक श्रृंखला रेविंग डेंस में एक नई भूमिका शुरू की। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे देता हूँ। कंटिन्यू 2018 में एशियन रेड श्रृंखला हेल्थ किड्स में जूरियन हैस के साथ दिखाई दी, जहाँ वह 2 हेमिस क्रिस ओवर और एपिसोड ब्लूज टीवी शोज में मेज़बानी करते हुए देखने को मिले। उन्होंने 1992 की फिल्म ट्रेन हाउस ट्रेस में ट्रिक हाउस मॉन्स के रूप में फिल्म करियर की शुरुआत की और हैली से उस अनुभव को याद करते हैं, लेकिन ट्रिसन्स के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी साथ आपको सारी कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि एक थिएटर में मुख्य रूप से देखने को मिली, उस पार्ट के पास देखने को मिले और साथ ही साथ द मार्वेड ब्रिड्स और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह अपनी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ 2010 से 2012 तक उन्होंने वीबडी फीड फिल्म ट्रिन्स मूल फ्रेंच में सूजन हैस की भूमिका निभाई। हैरिस की विनियर एक वाणिज्य कार्यक्रम और मीडिया यूएस और एब्रिस एक्सपोर्ट और साथ ही साथ 2010 के लिए एक सुपर ब्राउन्स विज्ञापन शामिल है। साथ ही साथ वह कॉम स्टार स्कोच टेलीविजन विज्ञापनों में केचर हैस की आवाज़ भी देते हैं। हैरिस का जन्म ओस्टिंग हॉरियस में हुआ। उन्होंने 1986 में विंगस्टन हाई स्कूल और 1989 में ओट्रेड कॉलेज की स्नातक उपलब्धि प्राप्त की। थिएटर में ललिता कला स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। हैरिस ने वॉलियस वादंस और क्रिस्टियन हैब्रिस 30 अप्रैल 1900 और साथ ही साथ 2015 में भाग लिया और न्यूयॉर्क शहर में शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं। हैरिस ने 2019 में लेबल्स में से तलाक ले लिया। और साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो 1992 में ट्रेल हाउस स्टोन्स में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ अभी हाल ही के अंदर ये अनफोर्डेड द पॉप आर्ट स्टोन्स में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको और भी कई जगह मुख्य रूप से देखने को मिले। परफॉर्मेंस इनकी बहुत बढ़िया थी और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके कार्य करने योग्य बनाए 2020 में और द हिस्टोरिकल ब्रीफ्स 2030 में और रॉन्गस्टेंस 2030 के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिले। इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के सेल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। साथ ही साथ इसी के साथ ये मुख्य रूप से इस मूवी के अंदर जो आपको और कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो रॉबर्ट लेटवेंस इनके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट थॉमस लेटवेंस इनका नाम है। 31 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन फिल्म निर्माता। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत में एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म शार्क टैंक 2004 के लिए निर्देशक के रूप में, जिसके लिए उन्होंने फीचर प्रोडक्शन लेखन के लिए एनी अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला।
इसके बाद उन्होंने एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मोस्ट एवेट एलियस 2009 का से निर्देशन किया। साथ ही साथ इसी के साथ ये मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। 31 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 52 साल इनकी उम्र है और हॉलीवुड हाइस यूएसए में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं। साथ ही साथ एक फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। लेटरमैन्स ने तभी से लाइव एक्शन फिल्म निर्माण में बदलाव किया और फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ग्लूवियस टेल्स 2010 और हॉरर कॉमेडी फिल्म गूज़बम्प्स 2015 और फैंटेसी रहस्य के अंदर कॉमेडियन 2019 का निर्देशन करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ लेटेस्ट का जन्म हवाई में हुआ और उन्होंने मिड पैशन इंस्टीट्यूट यूएससी में पढ़ाई की। साथ ही साथ ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में शामिल होने से पहले लेटेस्ट ने लघु फिल्म लॉस ग्रीस का निर्देशन किया, जिसे 2000 के सनडाउन फिल्म फेस्टिवल में स्वीकार किया गया था। 2002 में क्रिस जैनसन के एरियंस ब्लीड और भोजन ने उन्हें शार्क डेज के निर्माण में पटकथा लेखन और 2010 में लेटेस्ट ने लाइव एक्शन फिल्म गुलवेस का निर्देशन किया। साथ ही साथ इसी के साथ ये फिल्म 10 मई 2019 को रिलीज हुई थी और इन्हें बॉक्स ऑफिस पर 343 मिलियन की कमाई के साथ एक वीडियो गेम्स के लिए में रूपांतरित किया और रोड टोमेटोज में सकारात्मक समीक्षा की उच्चतम प्राप्ति हुई। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। 2020 में नेटफ्लिक्स पर यूबी ऑफ बियॉन्ड गुड टू एलियन वीडियो गेम्स के आगामी लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण के लिए लेटेस्ट के निर्देशक के रूप में चुना गया था। लेटमैन ब्रोथन एटोन्स के साथ रिश्ते में हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जेकन और ईवा। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल्मोग्राफी में भी आपको कई जगह देखने को मिले। दोस्तों के साथ मैं जैसा कि बता रहा था गूज़बम्प्स 2015 की जो मूवी आई थी उसके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही इस सीरीज के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है जहाँ तक हो सका। और अब मुख्य रूप से गूज़बम्प्स जिसके हिंदी कन्वर्जेशन की बात की जाए तो इसका हिंदी में जो ट्रांजेक्शन है वो एक तरह से रोंगटे खड़े हो के जाना, एक तरह से गूज़बम्प्स का मतलब है। दोस्तों गूज़बम्प्स 2015 की एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि डैरेन स्लैंस द्वारा लिखित और पटकथा इसकी स्टोरी रूबन लेटमैन्स द्वारा निर्देशित है। ये आर.एन. स्टाइन्स की इसी नाम की बच्चों की डरावनी पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है और साथ ही साथ जेक ब्लेस और डारियन मिर्सेंट और एरियन राइस के साथ भी मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ एक फ्रेंचाइजी के अंदर भी मुख्य रूप से ये देखने को मिले और अपने ग्रहण को अपने बचाव के लिए अपनी किशोर बेटी और उनके पड़ोस के साथ मिलकर काम करते हुए देखने को मिले। और साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको सारे कुछ डिटेल इनके बारे में बताता हूँ। इसका डायरेक्शन रोबन लेटरमैन्स ने किया और साथ ही साथ डेरेवन लिविस द्वारा इसका एक तरह से इसकी राइटिंग की गई। साथ ही साथ इसी के साथ कहानी इसकी स्कॉट लैगडेंस और लोरिस कार्बस ने लिखी है। साथ ही साथ ये आधारित है आर.एफ. स्टाइल्स द गूज़बम्प्स पर। साथ ही साथ डेब्रो फोर्ड्स द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है और इसमें जो अभिनेता आपको देखने को मिले हैं जैक ब्लैक्स, डैन मिनेट, ओडसन येल्स, एमी रायंस ली जियल्स और साथ ही साथ बेलिस भी इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी मुख्य रूप से जेवियन एग्रोस ने किया है और एडिटिंग जिम्स में ने की है। साथ ही साथ इसी के साथ डेनी एल्फमैन द्वारा इसका म्यूजिक दिया गया है और प्रोडक्शन इसका एक तरह से कोलम्बियस पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स, एनिमेशन और एटलस कैप्टन्स और ग्राउंड रोड शो में भी मुख्य रूप से देखने को मिला है। साथ ही साथ स्कॉटिश मनो एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ सोनी पिक्चर्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और मुख्य रूप से इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 24 जून 2015 को यूरोप में हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज़ किया गया। 103 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से एक तरह से बनाया गया और अंग्रेजी इसकी मुख्य लैंग्वेज है और 58 मिलियन से 84 मिलियन के बीच में इसका बजट है।
180 मिलियन की इसकी अब तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करते हुए आए हैं। गूज़बम्प्स की फिल्म रूपांतरण का विकास 1990 के दशक में टिम बर्टन और जॉन जेरोफन्स के निर्देशन में जूटन्स के साथ शुरू हुआ। ये निर्धारित करने के लिए कि किस पुस्तक को अनुकूलित किया गया है, किस्टोन्स खोजने में विफल करने गए और परियोजना रोक दी गई। 2008 की शुरुआत में वे कोलंबिया से फीचर्स और गूज़बम्प आधारित फिल्म बनाने के लिए हासिल किए गए हैं और परियोजनाओं ने विकसित की है, फिर से शुरू की है। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल से स्टार्ट होकर लगभग जुलाई 2014 तक एकेडियंस पार्क एल्बर्ट्स में चली। गूज़बम्प को कोलंबिया पिक्चर्स और 16 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे अपने 185 मिलियन के बजट में 160 मिलियन डॉलर्स की लगभग सकारात्मक कमाई की। साथ ही साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने की। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप भी फुल सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इस चैनल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको सारे कुछ डिटेल बता ही चुका हूँ, सारे कैरेक्टरों के बारे में। मूवी के अब जो कैरेक्टर थे उनके बारे में हम जान रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बता ही चुका हूँ और मूवी के बारे में भी हमने सारी कुछ स्टोरी, अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। अपने पिता की मृत्यु के बाद किशोर जैक कूपर और उनकी माँ गेल न्यूयॉर्क शहर में मेडलिस देने चले गए हैं, जहाँ गोल को एक स्थानीय स्कूल में नए स्पिन्स के रूप में नौकरी मिल गई है। पड़ोस में रहते हुए जैक अपने पड़ोसी होंस से मिलता है और जिसे अत्यधिक सुरक्षा पिता उन्हें उसे दूर रखने के लिए कहते हैं। जेस जेम्स नाम के रूप में एक कार लेकिन वंचित छात्र से दोस्ती करता है और हाना जैक को एक प्रतीक मनोरंजन पार्क में आमंत्रित करता है, जहां वे एक दूसरे को जानते हैं। घर लौटने पर हेनिस के पिता ने उन्हें फिर से उन्हें दूर रहने के लिए चेतावनी दी। उसी रात गुल्स को एक स्कूल की स्पिनिंग ब्रेक डॉस की निगरानी करते हुए देखा गया और जेम्स को अपनी चाची लोरेंस के पास छोड़ देता है और होनस के खतरे में होने से डरते हैं और जैक उसके पिता और पुलिस स्टेशन जाने के लिए उकसाते हैं, जबकि वह और चेंग उसके घर में प्रवेश करते हैं। उन्हें गूज़बम्प डरावनी पुस्तक श्रृंखला की कई बंद पुलियों वाली एक पुस्तक मिलती है और साथ ही साथ होनस के पिता खुद को गूज़बम्प फ्रेंचाइजी के निर्माण में RL स्टांस के रूप में प्रकट करते हैं और स्टांस ने बदमाशी से निपटने के लिए कहानी लिखी, लेकिन उनकी आलोचना कल्पना परिणाम स्वरूप उनकी रचनाएं वास्तविक हो गई और उन्हें अपनी किताब में कैद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और घर वापस आकर उन्होंने नाटक ऑफ द लिव से डेमी संगलामर स्पेंस द मेरी ड्रीम उसी ऑडियंस में मुक्त किया और अपने कारावास में बदल लेने के लिए रेफरेंस और अपनी किताब जला दी और पूरे गूज़बम्प संग्रह के साथ भाग लिया गया। वे हॉस्टन स्कूल ऑफ रिवेंज ऑफ द ग्लोस में किताब खोलते हैं और मेडिस ने गुलाम्स में जमकर उतराव मचाया, तबाही मचाने के लिए कई राक्षसों को उनकी किताबों से मुक्त कर दिया और UR अल्टा फ्रूट्स में उत्तरित वैद और शहर को अलग थलग करने के लिए शेल टावर्स को नष्ट कर देता है। इनवेजर्स ऑफ द बोर्ड रिवर्स में बैग इलियस एस के पूरे पुलिस स्टेशन को फ्रीज कर दिया गया है, जहां लेरस पुलिस स्टेशन जाती हैं और समूह में एक कब्रिस्तान से गुजरता है जहां उसे एलियंस द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। जैक ने अल्टिक्स ऑफ द ग्राउंड गोस के ज़ॉम्बीज़ द्वारा हमला किए जाने से पहले चांदी में हेनिस के भूत को एक जैसे चूमते हुए देखा था और स्कूल में सांस ने मेचन्स के सामने कबूल किया कि उसकी बेटी ने गोस्ट नेक्स्ट डोज की हान फ्रेंचाइजी के जिसमें उन्होंने मूल रूप से अपना एक्लिस से निपटने के लिए बनाया गया था उन्हें टाइम प्राइड्स मिला गया था। उस साइंस ने अपने आसपास की घटनाओं के आधार पर एक कहानी टाइम करना चालू रखी, जबकि मंच में जेम्स सभी को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं और स्लेस और गूज़बम्प्स फ्रेंचाइजी के सभी बचे हुए राक्षसों को रिहा कर दिया जाता है। उन्हें स्कूल में हमला करने का आदेश दिया जाता है। मधुमक्खियों से सभी लड़ते हैं, जहां पर रोटिन टूल्स बैटन्स खिलौनों के रोबोट्स की मदद से स्कूल में प्रवेश करता है। कुछ समय बाद स्टोन्स ने लोरस के साथ रिश्ता शुरू करते हुए स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और उसे जेब को बताया कि उन्हें हेनिस और उसके
किताब की एक नई प्रति लिखकर वास्तव में वापस लाई है। जैसा कि जेन और हाना एक साथ निकलते हैं और ब्रिज ग्रंथ से खुलासा करती है कि कारावास में बची निकल्स और एल्बियस बोन्स रिवेंस नाम के एक रोकटे खड़े कर देने वाली किताब लिखने के लिए टैबेंस का उपयोग करते हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1980 के दशक के माध्यम से जॉन से रोबर्ट्स ने पहले मूल के साथ इसका प्रोडक्शन चालू किया था और शो की किड्स और गूज़बम्प टेलीविजन श्रृंखला के अंदर भी मुख्य रूप से ही देखने को मिले। साथ ही साथ लोकप्रियताओं ने शो पर आधारित फोन फीचर्स के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिले। 20 सेंचुरी के अंदर 2008 में कोलंबियस पिक्चर्स ने गूज़बम्प फिल्म बनाने के लिए अधिकार हासिल किए और नील मोर्स के साथ भी एक तरह से हासिल करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी उससे डिटेल बता दी है और अप्रैल 2014 में कुछ लोगों के एक दल ने जोजिन टाउन्स और मेटियन फिल्म के दरसे डेट इकट्ठे करने में 3 दिन बिताया और साथ ही साथ मुख्य फोटोग्राफी 16 जुलाई 2014 को समाप्त हो गई। फिल्म के लिए कई पुलों और ऊपर नीचे यात्रा कर रही है और एक कार को फिल्माने के लिए जोजिन ने ड्राउसिन राजमार्ग का एक हिस्सा रुक बदल दिया है। साथ ही साथ रिलीजिंग की बात की जाए तो गूज़बम्प के विश्व प्रीमियर स्क्रीनिंग 24 जून 2018 को बोशिन स्पेन में यूनिसरोफ फिल्म वितरण के व्यापारिक मेल्स में हुई, जहां मंच पर ब्लेक द्वारा फिल्म प्रस्तुति की गई और गूज़बम्प को 5 जनवरी 2016 को ब्लू रे और डीवीएस पर रिलीज़ किया गया और इसे हटा दिया गया और दर्शकों को मुख्य रूप से बताया गया। साथ ही साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिसोड कई रिलीज़ कर चुके हैं, तो टोटल इस सीरीज़ में एपिसोडों की बात की जाए तो 10 एपिसोड तकरीबन बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी एक तरह से मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 5 एपिसोड आज के दिन यानी 13 अक्टूबर के दिन इसे ऑफिशियल रूप से रिलीज़ कर दिया गया है और आप सभी का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया इसका देखने को मिला है। और इसके बाद जो एपिसोड है बचे हुए 5 एपिसोड वीकली वाइज कर रिलीज़ किए जाएंगे, यानी जो अगला एपिसोड है वो आपको सीधा 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हुलो और इसी के साथ हुलो पर इससे पहले एक तरह से कुछ दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन जो बचे कुछ एपिसोड है वो डिज्नी प्लस के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और आप और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो, हम हर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स हर OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ या मूवी के एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो आप सभी का इन्हें देखने का मन हो तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट और डिटेल और इसकी स्टोरी के बारे में हमने बात की और अब हम आगे चल के इसकी जो कास्टिंग है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया गूज़बम्प्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2 OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। गूज़बम्प एक तरह से एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे डिज्नी प्लस व हुलो के लिए रॉबर्ट लेटमैन्स और निकोल क्लोसन द्वारा डेवलप किया गया है। ये R.L. स्टैन की इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। दोस्तों डरावनी एक तरह से हॉरर थिएटर कॉमेडी ये सीरीज है और ये बेस है R.F. स्टैन्स द्वारा रोकटन खड़े हो गए एक तरह से मूवी के बारे में, जिसका हिंदी टाइटल मैंने आपको बताया। रॉबर्ट लेटमैन्स द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, निकोलस स्टोलस द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। साथ ही साथ इसमें अभिनेता जस्टिन लॉन्स, एनी डी पोनस और साथ ही साथ माइक मैकब्रेज, साथ ही साथ जैक मोरस, ईजा मेरियन, रोशन हैमरस और साथ ही साथ यूनिट प्रोडक्शन द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। निकोल्स स्टोल्स द्वारा इसमें कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया गया है। साथ ही साथ रॉबर्ट लेटमैन्स और साथ ही साथ नील एच मॉडलिस द्वारा इसमें निर्माण किया गया है और कॉन रीजन साथ ही साथ कैटलिन फिशमैन्स द्वारा इसका कार्यकारी निर्माण किया गया है। और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो स्टीफन मैकनस थॉम्स सोन्स द्वारा इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया गया है। क्रिस्टोफर एस के प्रत्यूस क्लूजन ले द्वारा इसमें एडिटिंग की गई है। स्टोलर ग्लोबल सेक्लूस मो फिल्म्स और द रीड्स फिल्म्स द्वारा इसमें प्रोडक्शन का काम किया गया है। क्लिक्स रोड शो टेलीविजन और स्कॉटलिश एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर टेलीविजन द्वारा इसमें एक ऐसे प्रोडक्शन किया गया है।
मूल रूप से ये आपको देखने को मिलेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट इसका डिज्नी प्लस और होलो दोनों पर किया गया है। और 2020 में ओरिजिनल्स फिल्म्स और स्क्रोट एंटरटेनमेंट के साथ सोनी पिक्चर द्वारा गूज़बम्प किताबों पर आधारित एक श्रृंखला विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें पहले गूज़बम्प्स 2015, गूज़बम्प 2, हॉल्टन्स हैवलोस 2018 फिल्म विकसित की थी। दोनों एक तरह से सोनी पिक्चर्स एनिमेशन से किताब पर आधारित है। पहली फिल्म का निर्देशक में लेटमैन्स को 2022 का स्टूलस के साथ श्रृंखला निकले के लिए नियुक्त किया गया था। लेटर में इसने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया और गूज़बम्प क्रम से हैमरोज और होलविस स्ट्रीमिंग ब्लॉक के एक भाग के रूप में डिज्नी प्लस और होलो पर 13 अक्टूबर 2030 से रिलीज होने के लिए एक तरह से तैयार हो चुकी है और रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अंदर गलती से अलौकिक शक्तियों को मुक्त करने के बाद 5 बच्चे जो कि अपने माता पिता के रहस्यों को खोजते हुए एक काम के लिए उन्हें पुनः प्राप्त करने का तरीका खोजना एक तरह से चालू करते हैं। यानी छोटी सी स्टोरी है इसमें, जो एक तरह से नाथन बैटन्स के रूप में जिस लोग आपको देखने को मिले हैं, इसाबेल्स के रूप में एना, ये पून से साथ ही साथ जेम्स के रूप में माइकल मैकक्लेंस, साथ ही साथ मार्केट्स के रूप में ईशन ब्रूज, नोरा के रूप में नोशन हैमरस, कोलिस के रूप में रोबन होब्रेस। साथ ही साथ एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो इसका जो एक जैसे सी चीज एंड ब्रिड्स फर्स्ट एपिसोड एक जैसे रिलीज़ किया गया है। यह दोस्तों से 13 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है और तकरीबन कंटिन्यू से एक पार्ट कर 5 एपिसोड अभी रिलीज़ कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो 28 अप्रैल 2020 को ये घोषणा की गई थी कि स्कॉटलिस एंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर्स टेलीविजन और नील एच मर्चेंट प्रोडक्शन कंपनी एक तरह से ओरिजिनल फिल्म द्वारा रिबूट लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला पर काम किया जा रहा है, जिसे 2015 की फिल्म और इसके सीक्वेंस दोनों का निर्माण किया था। मार्च 2021 में RM स्टैट्स ने कहा कि श्रृंखला को एक निर्माता और एक निर्देशक मिल गया है। 4 फरवरी 2022 को ये बताया गया कि डिज्नी प्लस ने 10 एपिसोडों का ऑर्डर देते हुए शो को चुना और पायलट के निर्देशन करने के लिए रॉबर्ट लेटमैन्स 2015 की फिल्म सोनी पिक्चर एनिमेशन से लौट आए, जबकि वह निकोल्स स्टोर श्रृंखला लिख रहे थे और कार्यकारी निर्माण करेंगे। अक्टूबर में जस्टिन लॉस, एना, यीपुन्स और माइल्स मैकलेंस और विल वाइस साथ ही साथ राचेनेरस को श्रृंखला में अभिनय करने के लिए चुना गया। जनवरी 2030 में रॉबन हॉर्बन्स को आवर्ती तिथि कलाकार की भूमिका कलाकारों में शामिल किया गया। मुख्य फोटोग्राफी मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली 2022 में वैक्रूज में शुरू हुई और मार्च 2030 में समाप्त होने की उम्मीद थी, जिसमें स्टीफन मैकनोस और थॉमस कैथरो सिनेमेटोग्राफर्स के रूप में कार्यकारी थे। फरवरी 2030 में विल्सन ओपनिंग पार्क में फिल्मांकन हुआ और क्रिस्टोफर एस कैम्प और तुलस क्लोविले श्रृंखला में संपादन के रूप में कार्य कर रहे हैं। गूज़बम्प शुक्रवार 18 अक्टूबर 2023 को डिज्नी प्लस और होलो पर डेब्यू करेगा और 10 भाग और इस श्रृंखला के 5 एपिसोड का स्ट्रीमिंग है हैमिस स्टोन और हुवर्स समारोह के हिस्से के रूप में शुरू होगा। इसके बाद 17 नवंबर तक हर हफ्ते नए एपिसोड आएंगे। जब पहला सीजन समाप्त होगा तो इसके अतिरिक्त श्रृंखला के 2 एपिसोड 13 अक्टूबर को प्रीमोस 31 नाइट्स ऑफ हॉलवेंस के भाग के रूप में प्रसारित होंगे। रेटिंग्स की बात की जाए तो एग्रीज वेल और रोट टमेटोज ने 17 रेटिंग्स पर इसे 6.7 की रेटिंग दी है और 83% एक तरह से रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ 100 में से 61 का स्कोर दिया गया है। आमतौर पर यह ज़बरदस्त रेटिंग के साथ है। और दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। इस सीरीज़ के बारे में भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है और अब हम आगे चलकर अब बात करेंगे इनके बारे में और जितने भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये एक तरह से जिस पर बेस है उनके एक बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है गूज़बम्प्स, जो कि एक तरह से पूरा सीरीज़ है, इसके बारे में बात करता हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि 1997 के अंदर ये ज़बरदस्ती गूज़बम्प अमेरिकन लेखन आर स्टानडॉर लिखित डरावनी उपन्यास की एक श्रृंखला है। इसकी कहानी नायक किशोर एक किशोर के बीच में है। गूज़बम्प्स R.L. स्टांस द्वारा लिखी गई है। टीम जैक बोन्स, मार्क नार्टन और क्रेग ब्रिट्स और ब्रेटन डोम्स द्वारा इसे लिखा गया है। मुख्य रूप से
संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और स्कॉटिश ऑपरिश, और साथ ही साथ 25 अक्टूबर 1992 से सितंबर 1987 तक, और स्पिन ऑफ श्रृंखला 2000 से लेकर 2008 के बीच में। साथ ही साथ अभी तक कंटिन्यूस के सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। पुस्तकों की संख्या इसकी बारे की बात की जाए तो 240 पुस्तकें अब तक आ चुकी है। गूज़बम्प ने एक टेलीविज़न श्रृंखला, वीडियो गेम श्रृंखला, कॉमिक बुक, व्यावसायिक वस्तुओं के साथ फीचर फिल्मों की एक आवृत्ति को जन्म दिया है, जिसमें जैक बेस ने स्टांस की भूमिका निभाई है। श्रृंखला मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कॉटिश प्रेस और यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटिश हिप्पोस द्वारा अंग्रेजी में प्रसारित की गई है। हॉरर कॉमेडी, फ्रांसीसी, ऐतिहासिक, लोक कथा और थिएटर में ऐसे सही विभिन्न शैलियों में गूज़बम्प को दुनिया की कई विषयों पर खोज कर रही है। जुलाई 1992 में अपने पहले उपन्यास के साथ इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी। दोस्तों अब हम आगे चलकर इसके जो कैरेक्टर हैं इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं उनका नाम है जिस्टन लॉन्स। जिस्टिन जैकबर्न लॉन्स इनका नाम है। 2 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है। वे अपनी कंपनी और फिल्मी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से कॉमेडी और हॉरर फिल्मों में, विशेष रूप से जिप्सन क्रीज 2001, साथ ही साथ हार्बी फुलफी लेट्स 2005 और एक्सेंट 2006, साथ ही साथ डिमलैंड 2006 में दिखाई दिए, साथ ही साथ ड्रैग मी टू हेल 2009, साथ ही साथ टक्स 2014 और द वेव 2019, साथ ही साथ इसी के साथ बारबिलियंस 2022 के साथ एक लाइव एक्शन एलिमेंट्स और चिपन्स में मुख्य श्रृंखलाओं में एल्विन स्टोन्स को आवाज़ दी। उन्होंने 2000 से लेकर 2004 और इफ एच ऑफ फेमस 2015 से 21 में उनकी नाटकीय प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता है। वह एप्पल के गेट ए मैक अभिनय के लिए टीवी विज्ञापनों में और जेम हैमर्स के साथ इटेड में गोपीज अभिनय में सैम के रूप में दिखाई दिए। जिस्टन बैक लॉन्स इनका नाम है। 2 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। 45 साल इनकी उम्र है। यूएसए में इनका जन्म हुआ। ओवर कॉलेज के अंदर है और मुख्य रूप से ये एक कैरेक्टर हैं और 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने कैट बोसवर्थ से शादी की 2023 के अंदर ही, और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। लॉन्स का जन्म फेयरफील्ड कैंडलियस में 3 लड़कों में दूसरे नंबर के आर जेम्स मोन्स और फेयरफील्ड यूनिवर्सिटी में दर्शास्त्र और लैटिन के प्रोफेसर वेडिंग लुइस और एक पूर्व अभिनेता के घर पर हुआ, जो ज़्यादातर मंच पर दिखाई देती थी। उनकी दादी इतालवी मूल की थी और लोगस परिवार थे। एक तरह की रूढ़िवादी कैथलिक परिवार में हुई। उनके बड़े भाई डेमिस एक स्थानीय मंच के अभिनेता और वेस्टर्न हाई स्कूल के शिक्षक थे। लंबे समय तक फेयरफील्ड कॉलेज और प्राइवेट स्कूल और द जेसन संस्था और वैसे कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वह स्कैन कॉमेडी समूह और लाफिंग्स के सदस्य थे और मेडिस आर फ्री सहित कई नाटकों में अभिनय किया। लॉन्स के फिल्मी क्रेडिट में इवर्स वेट, जिप्सन ग्रोज, साथ ही साथ लिव फ्री हाइट शामिल है। एक सामाजिक रूप से लीवन बोन्स भी, और साथ ही साथ ये एड्स 2000 से लेकर 2004 में नियमित देखने को मिले। शो छोड़ने के बाद उन्होंने ब्लूज क्लैश में स्टीफन बेंस की जगह लेने का अवसर दिया, लेकिन अंततः उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ एल्विन एंड द जिप्सन, साथ ही साथ एक्सट्रूड 2006 में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए। लॉन्स ने 20 मिनट और नाइटेड गेस कॉमेडी शो 2006 में अंतिम भूमिका में देखने को मिले। 2007 में उन्होंने ब्रेस विलियस के साथ लिव फ्री या डाई हाइड में एक क्विट हैट एंड हॉक्स की भूमिका निभाई और कॉमेडी द स्कांस किंग्स में एक भूमिका निभाई। लॉन्स को एप्पल के गेट द मैक अभिनय में मैक चित्रण के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ लॉन्स ने कॉमेडी फिल्म जैक एंड द मिरियस मैक इन पोनिस 2008 है और एक समलिंगी पोर्न स्टार जेडिन सेड और रेडिन छोटी सी भूमिका निभाई थी, और जूडियन ब्रूट्स के देन ऑर्गन और मेब आई विल नॉट और स्टीफन किंग्स के एवरेज इन रूट और संस्करण को लंबे समय तक रिकॉर्ड किया गया। 7 से 18 जुलाई 2010 तक विल्सन थिएटर फेस्टिवल में फ्रेरिस में देखने को मिले। 2014 में उन्होंने स्वतंत्रता फिल्म नाटक कॉमेडी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने उनके सहायक एमी सेन का निर्माण किया, और
इस परिचित एपिसोड में 29 अप्रैल 2019 को ऑनर के माध्यम से प्रसारित हुआ और इनके पहले अंतिम अभिनेता डेक्स सोर्डन थे। 21 जून 2019 को लॉक्स ने कलाकारों की टुकड़ी के साथ इनवेस्ट और ए द सर्च और ट्यू इन द ब्रेट में प्रस्तुति की। साथ ही साथ राष्ट्रीय चुनाव संघीय जोध यूडन को पूर्व निर्देशक जेम्स कोन्स को लंबे समय तक चित्रित किया और 2020 में वह अपने छोटे भाई किशन लोस के साथ रिटेल्स टेलीविजन श्रृंखला और सेलिब्रिटी वॉच पार्टी में दिखाई दिया और इल्विस ग्रोसबीस अभिनय के विज्ञापनों में दिखाई दिए और लूज ड्यू ब्रेनियस के साथ रिश्ते में थे। 2007 और 2010 के बीच एक तरह से चलते फिरते रहे और उन्होंने 2017 के मध्य में मार्ड फ्रीशन को भी डेट किया और सितंबर 2015 में उनके रिश्ता एक तरह से टूट गया। डेक्सिन सोर्मंड के साथ पॉडकास्ट और एम्ब्रिज एक्सपर्ट के एक एपिसोड के दौरान लोस ने संगला की और एम्ब्रिज यूथ इन रिवॉर्ड में फिल्मांकन के दौरान वह निश्चित दवाई और अपहरण के शिकार हुए। लोस के अनुसार एक शाम शराब पीने के बाद वे कई स्थानों के लोगों के साथ चले गए जिन्होंने उन्हें मार्लियस की पैक्सन्स के रूप में चुना और साथ ही साथ जिसे आमतौर पर पीपीसी के रूप में जाना जाता है उसे गंभीर रूप से नशे में डालने के लिए और उसके होटल में लौटने से मना कर दिया। साथ ही साथ जुलाई 2030 में एमटीवी की 2005 के पकड़ का एक एपिसोड फिर से सामने आया जिसमें अभिनेता एक्स्टर क्रच ने होस्ट किया था, जिसमें लॉन्ग्स को अपने दोस्त जोनन हिल्स द्वारा प्रेक्स करते हुए दिखाया गया। लोस जो उस समय 27 साल का था तो उनके अभिनेताओं के साथ शराब पीने के लिए 17 वर्ष के और 18 वर्ष की लड़कियों के स्तन प्रतिनिधित्व के उनकी उम्र के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा। साथ ही साथ रोज ने राजकीय क्रेडेंस उन्होंने 2012 के अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बारबन ओबामा का समर्थन किया था। मार्च 2030 में बताया गया कि लोन्स की क्रेट क्रूसन में सगाई हो गई है। मई 2030 में वे अपने लाइव एक्शन और शॉर्ट प्रोडक्शन के एक एपिसोड के दौरान लोस में एक्सपोर्ट की अपनी पत्नी के रूप में संदर्भ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं, इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत गजब देखने को मिली है। गैलेक्सी क्यूज 1999 में 2001 में इन्होंने हैप्पी गैब्रियस और जैबरी क्रीज 2001 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले और हाइक 2004 में और वॉक अप टू द रोन ब्रिक्स, साथ ही साथ हेयर ब्रिक्स फुल लोड्स 2005 के अंदर और वेटिंग 2005 के अंदर, साथ ही साथ द ब्रेकअप 2006 में और द सेक्रेट्स गैंग 2006 में और एक्सेप्टेड 2006 के अंदर देखने को मिले। लाइफ फ्री और द डी हार्ट्स 2007 में, बैटल ऑफ द ट्रीज 2007 में, एल्विस एंड द टैल चेप्यूस 2007 में, वाल्क हार्ट द डेविल्स फॉक्स स्टोरी, साथ ही साथ स्टोन्स विल्डनेस, साथ ही साथ जस्ट एंड द वाटर और जैक एंड द मीरियस मैक ए पॉन 2008 में आपको देखने को मिले। टाल्किंग कैनियस, साथ ही साथ सीरियस मूनलाइट और ड्रैगन मेड टू हेल और साथ ही साथ फनी पीपुल्स 2009 और प्लेटन 51 में आपको देखने को मिले। आफ्टर लीव्स के अंदर 2009 में और गोइंग टू डिसेबल 2010 में और फ्री हंक्स 2011 में, फॉर ए गुड टाइम कॉल्स 2012 में, बेसमेंट डाउन 2012 में, एक केस ऑफ द यूथ 2013 में, आस्क मी अनथिंग 2014 में, साथ ही साथ मैन्यूस मार्सन 2014 में, साथ ही साथ द लुकलेस 2014 में और फ्रैंक ऑफ द लॉन्स और साथ ही साथ योगन हॉर्नेस गोस्ती में 2016 के अंदर। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह देखने को मिले हैं। लेडी ऑफ द मेनमोरा 2021 में, साथ ही साथ हाउस ऑफ द डार्कनेस 2022 में और इट्स ए वंडरफुल केनाइफ 2030 के अंदर, साथ ही साथ बारबीस 2022 में और कैरमास विद द कैम्बलेस 2022 के अंदर और क्लेकर्स थर्ड 2022 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। टेलीविज़न के बारे में बात की जाए तो ईडी 2000 से लेकर 2004 में, कैंपस लेडीज 2006 में और किंग ऑफ द हिल्स 2006 से 7 में, न्यू गर्ल्स 2011 से 15 में और मॉम 2013 में और ट्रिप टैंक 2014 में। साथ ही साथ इसी के साथ इनसाइड है एमी स्रोत 2015 में, साथ ही साथ स्कैड लेंस एकेडमी 2016 से 18 में और अभी गोज़ बम्स 2023 में आपको ये देखने को मिले हैं।
तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ही दी हैं। और अब हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल एक तरह से प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जो हमारे अगले जो कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है मिस्टर एक तरह से ब्रूस ग्रीनवुड। जी हाँ दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं। 12 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ। एक कनाडियन अभिनेता है, निर्माता है। उन्होंने स्टीन डेज और अमेरिकन राष्ट्रीय जॉन एंड कैडियंस की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनके लिए उन्होंने सबसे सहायक अभिनेता, मोशन पिक्चर और सैटेलाइट पुरस्कार जीता और जेज आल्बस की स्टार ट्रैक और रिबूट श्रृंखला में कैप्टन स्टार फोर्स मैके की भूमिका निभाई। और उन्हें 3 कनाडियन स्नेह पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। एक बार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए, स्टीफन सॉन्ग्स के लिए 2 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए और द स्टीफन हेयर आउट और विजन उसके लिए टेलीविजन पर स्टोर ग्रीनवुड के नाम से के लिए जाना गया। मैडमैन सेट और एल्डोस और साथ ही साथ फ्री डिस्टेंस में दिखाई दिया। उन्होंने एमी होल्डर जोन्स द्वारा निर्मित मेडिकल ड्रामा द रेजिडेंस में डॉक्टर रेफरेंस बेल्स के रूप में और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ एस्कन्स संरक्षण रेडियस अस्कर्स के रूप में अभिनय किया। मुख्य रूप से स्टूड बार ब्रिसलूट इनका नाम है। 12 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ था। 67 ईयर्स इनकी उम्र है। कनाडा में हुआ था। ये एक अभिनेता है, निर्माता है। 1977 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सुसान डेविंस एक तरह से इनकी वाइफ है। 1995 में इन्होंने शादी की। इनके टोटल मिलाकर एक बच्चा है। वह हॉलीवुड होम्स एंड डेब्यू रिपोर्ट डे व्यू और आई रोबोट डियन फोर्जियम्स और कैप्टन ऑफ द पोस्ट जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए दिखाई दिए। नेशनल टीजर बुक ऑफ स्क्रिप्ट और किंगसन में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में, गोल्डन सर्क और सुपर 8 में मोशन कैम्प्रस एलियंस के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। वह एक तरह से वॉइस आर्टिस्ट है। उनकी आवाज़ भूमिकाओं में कनाडियन एनिमेटेड श्रृंखला क्लेज ऑफ द टाइम्स में रिचोन बेटन और अंडर द रेडियो ड्यू और बैटमैन थॉम्स बाय ग्रिस और बैटमैन इन द फेमन में ब्रूस वेसन बेट शामिल है। ग्रीनवुड का जन्म रूटियन नॉर्ड ग्लूब्स में हुआ था। वह मेरियन सिल्वंस के बेटे हैं, जो एक नर्स थी जो एक विस्तारित देखभाल इकाई में भी काम कर रही है। हॉर्गन जोन्स ग्रीसन वैक्यूम्स में जन्मे और अबोधकृत और लुफ्टनेशन प्रेसिडेंट विद्यालय में पढ़ते थे। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ग्रीनवुड को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार ट्रैक और उनकी प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता है। मैं रॉबर्ट दोहार खातरी और राष्ट्रीय जॉर्गन ग्रेड के 13 दिन जैक फ्रीड डिस्क के रूप में, कैप्टन ब्रूटमैन केप और फेमिन प्रोसेस में मैक्सन्स के रूप में 8 नीचे और फायर हाउस क्रूतन और उन्होंने वीडियो गेम्स और कॉल ऑफ ड्यूट आस और फेयर 3 और ओवरफोर्ड की आवाज़ के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रस्तुत विजेता एमन ग्रूस फिल्म एक्सोस द विल्डन हेयरवुड और आर्टिस्ट में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी जितनी मेरे पास डिटेल प्रोवाइड हो सकेगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप भी पूरा का पूरा हमारे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे और आप भी दोस्तों हमारा फुल सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक तरह से इस मूवी की कैरेक्टर के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में इस मूवी के अंदर आपको एक तरह से एक्टिंग करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ इन्होंने जो एक्टिंग की है वो भी ज़बरदस्त थी। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से हमारे कैरेक्टर एन्ना येपोनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत गजब हमें देखने को मिली थी। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। मुख्य रूप से इनका नाम है एना येपोंग झांगा। इन्हें एना येपोंग्स के नाम से भी जाना जाता है। एक यूरोपियन येकन और चीनी अभिनेता है, जिन्हें 2023 की शो गूज़बम्प्स में इज़ाबेल चेन लोजेंस की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 10 जून 1988 को इनका जन्म हुआ था। 25 साल इनकी उम्र है। फ्लोरिडा यूएसए में इनका जन्म हुआ। एक अभिनेता है, 2019 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
एनी यी फुंग्स झांगा का जन्म 10 जून 1988 को कॉन्सवेल्स एफएल्स में हुआ था। वह अपने माता पिता की पहली पीढ़ी की बेटी है। उन्होंने डोंगशन एंडरसन हाई स्कूल आर्ट्स में दाखिला लिया और टिक्सन स्टेट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक थिएटर में वेंचर्स ऑफ द लाइस आर्ट्स के साथ में ग्रेजुएशन पूरी की। एबीएस में उन्होंने 2002 के शोक और 16 उभरे हुए एक तरह से स्टारों के अंदर मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को मिले और 12 दिवसीय भाग में देखने को मिले। इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊँ तो रॉन्ग ट्रेंस 2030 के अंदर देखने को मिले, जेट कवर्स के अंदर भी आपको देखने को मिले और गोसिप गर्ल्स के अंदर भी 2022 में ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। वर्ड्स वर्ष के अंदर 2021 में देखने को मिले और इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत बढ़िया देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आखिर में मैंने इस मूवी की जो कास्टिंग है उसके बारे में भी बता दिया, यानी इस सीरीज़ की जितनी भी कास्टिंग आपको देखने को मिली सारी कुछ मैंने बता दी है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप में से कितने लोग इसे देखने के लिए एक्साइटेड है और कितनों ने इसे देख लिया है तो आप नीचे रिव्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इसे देखने की सोच रहे हो तो 2 OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, डिज्नी प्लस साथ ही साथ हुलू। आप अपनी कंट्री के हिसाब से आपने यदि किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप उस बेस पर भी इसे देख सकते हो। दोनों में से कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखो, लेकिन इंडियंस ऑडियंस के लिए सिर्फ डिज्नी प्लस ऑप्शन है, तो आप जाकर अभी इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा ही दूंगा, उससे आप एक तरह से ले पाओगे, जिससे कि आपको 10 से 20% की डिस्काउंट तो जरूर मिलेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।